मेरे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैं पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन की बात सिखाया था और आज के लेक्चर में मैं आपको लेकर आया हूँ, है ना, गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड वोल्टमीटर और कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हाउ वी इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर, हाउ वी इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। मेरे बच्चों, हाउ वी कन्वर्ट अमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड वोल्टमीटर इनटू अमीटर। तो मैं पिछले लेक्चर को रिवाइज थोड़ा सा करते हुए, मतलब सवाल की सहायता से मैं रिवाइज करते चलता हूँ। पोटेंशियोमीटर पर एक सवाल मैं लिख रखा हूँ बोर्ड पर, उसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ, तब आपको चलता हूँ मैं गैल्वेनोमीटर ये सब पर। ठीक है, तो चलिए, पिछले लेक्चर सबको आप बढ़िया से रिवाइज किए होइएगा, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों, कंसीडर ए पोटेंशियोमीटर सर्किट। दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर सर्किट, इसको प्राइमरी सर्किट बोलते थे, इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते थे। इस सेल को प्राइमरी सेल और क्या चीज़, ड्राइविंग सेल बोलना सिखाए थे। और यह एक्सपेरिमेंटल सेल है या सेकेंडरी सेल भी बोला जा सकता है इसके आधार पर। सेकेंडरी सर्किट क्या सेल है। गैल्वेनोमीटर अभी चर्चा करेंगे डिटेल में थोड़ी सी। गैल्वेनोमीटर तो सर्किट दिया हुआ है, ड्राइविंग सेल, प्राइमरी सेल इज़ आइडियल। ये सेल जो है, ड्राइविंग सेल को ही प्राइमरी सेल इज़ आइडियल सेल है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज़ 1 मीटर। इस वायर की लंबाई क्या है, 1 मीटर। आप लोग थ्योरी में इसको बार बार AC लिखे हैं, लेकिन चलिए यहाँ फिगर में AB है तो AB बराबर 1 मीटर। एंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर वेरीज विथ लेंथ, है ना, एज लैम्डा बराबर 2x ओम पर मीटर। हम लोग जो थ्योरी में पढ़े उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला वायर लेते थे, जिसमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑल सब जगह क्या था, सेम था। लेकिन यहाँ कह रहा है डिस्टेंस के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लैम्डा बराबर 2x ओम पर, यहाँ पर एक तरह से 0, x बराबर 0, और यहाँ से यहाँ तक में रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इस रिलेशन के मुताबिक सवाल में दे रहा है। वेर x इज इन क्या चीज़, डिस्टेंस फ्रॉम इंड ए। x क्या है तो इंड ए से डिस्टेंस है पॉइंट का, जहाँ जॉकी आप दबाओगे, कम, है ना, प्रेस करोगे। वेर x इज इन डिस्टेंस फ्रॉम इंड, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट वेरीज ऑब्टेन्ड एज, rheostat varies with time. Resistance of rheostat varies with time as r बराबर t स्क्वायर ओमेगा, है ना, टाइम है t। Null deflection for secondary cell is obtained at x बराबर 1/2 मीटर। 1/2 मीटर पर मिडिल में जाके क्या हो रहा है ना, नॉल डिफ्लेक्शन। तो नो डिफ्लेक्शन का केस होगा गैल्वेनोमीटर में। एंड एट t बराबर क्या चीज़, 1 सेकेंड। x बराबर 1/2 मीटर पर और t बराबर 1 सेकेंड पर। तो द EMF ऑफ सेकेंडरी सेल इज़ 1/गामा टाइम्स ऑफ द EMF ऑफ प्राइमरी सेल। तो फाइंड गामा, गामा का वैल्यू निकालना है मेरा बच्चा, है ना। तो इसको यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ समझाने का आपको। तो पहले तो क्या है, इस वायर का रेजिस्टेंस वेरिएबल है। इस रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ बदल रहा है, लेकिन एट t बराबर 1 सेकेंड पर नल डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। तो इसका रेजिस्टेंस पहले बोल दें, रेजिस्टेंस आर ऑफ रियोस्टेट, है ना, एट t बराबर 1 सेकेंड, r बराबर वाट, तो 1 ओम हो गया। इसका रेजिस्टेंस निकल गया रियोस्टेट का। और वायर AB का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर मैं थोड़ा सा भाषा लिखाते हैं और लिटरेचर लिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, कि पिछला थ्योरी फिर से आप बढ़िया से समझ लो। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AB कितना होगा बच्चों। पहले तो हम लोग एक सेगमेंट ले लेंगे x डिस्टेंस पर dx वाला, है ना। तो उस सेगमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा dx वाले का,
तो क्या बोलेंगे भाई, यहाँ रेजिस्टेंस रिलेशन दिया हुआ है लैम्डा बराबर 2x, तो लैम्डा इंटू डी एक्स लिखेंगे रेजिस्टेंस, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से कहाँ तक, 1 मीटर, 1 मीटर पूरी लंबाई है मेरा बच्चा। लैम्डा का फार्मूला दिया हुआ है, लैम्डा का रिलेशन x के टर्म में 2x इंटू क्या चीज़, यह है dx, और 0 से 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बाहर, और x dx का इंटीग्रेशन x²/2, कैपिटल X लिख रहे हैं तो कैपिटल X ही लिखेंगे सब जगह, और 0 से 1 तक, तो क्या होगा 2 और कितना x² के जगह 1 अपर लिमिट, तो 1 है ना, 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, 1 माइनस क्या चीज़ 0, तो 1 ओम निकल गया। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम निकाल दिए मेरा बच्चा। हाँ ठीक है। अब हाफ मीटर पर जाके नल डिफ्लेक्शन वाला केस मिलता है, मतलब नो डिफ्लेक्शन का केस मिलता है। तो हाफ मीटर के वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो, मतलब इसका रेजिस्टेंस निकालना हो हाफ मीटर के लिए, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ हाफ मीटर वायर फ्रॉम ए, थोड़ा सा है ना, क्या होगा, चलो इसी तरह की भाषा होगी, लेकिन 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट करना होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का, तो क्या होगा मेरा बच्चा, इसी तरीके से बात करेंगे तो 2x dx, और 0 से कहाँ तक 1/2 तक, फिर से इसी तरह का रिजल्ट आएगा, x²/2, 2 बाहर ले लेंगे, x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x² बचेगा, तो x² का अपर लिमिट क्या हो जाएगा भाई, 1, x का वैल्यू 1/2, तो 1/4, अब -1, इतना तो कर लेना पड़ेगा भाई, -0 लोअर लिमिट, तो 1/4 ओम हुआ मेरा बच्चा। ये मूल काम यह था। अब तो डायरेक्ट निकल जाएगा मेरा बच्चा, है ना। मैं वायर से करंट निकाल लूँ तो इसके इसका EMF क्या, इसका ES का वैल्यू क्या होगा, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, यहाँ यह मिडिल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, बैलेंस कंडीशन को, तो है ना। तो थोड़ा सा और दाईं साइड में मैं बता देता हूँ इसको, तो करंट flows through the wire, चाहे flowing through the wire through the potentiometer wire, है ना। हाउ मच, I बराबर प्राइमरी सेल का EMF दिया हुआ है EP, है ना, तो EP अब बाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस क्या चीज़, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर हम लोग क्या निकाले 1 ओम, है ना, और R का वैल्यू मैं क्या निकाला, है ना, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 1 ओम हो गया, और इसका भी रियोस्टेट का भी रेजिस्टेंस क्या चीज़ 1 ओम, तो EP बाई क्या चीज़ 2 लिखा जाए डायरेक्ट। I 10 इसकी बात करें अब ES, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन है तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या होगा मेरा बच्चा, बताइए। ES बराबर, बताना क्या है, हम ही को बताना है, आपको तो कलम कागज़ लेकर कॉपी पर अपना राइट डाउन करते रहना है और करते रहना है एक्सप्लेन। तो करने की इच्छा हो तो रोक देंगे आप वीडियो को, और उसके बाद आप अपने से करने का कोशिश करोगे। तो ES बराबर I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेगमेंट, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेगमेंट कितना आपने लोग निकाले 1/4, तो हम सीधे लिख दे 1/4, वो आपका अपने एक्सप्लेन कर लेंगे। I की जगह क्या हो गया बच्चों, ES रहेगा, और I की जगह EP/2, तो EP/8। अब अपने लोग का काम हो चुका है। इस सवाल में फाइंड Y पूछता है, इफ EMF ऑफ सेकेंडरी सेल इज़ 1/गामा टाइम्स, तो यहाँ पर है ना गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब 8 हो जाएगा सवाल के मुताबिक। इफ़ EMF सेकेंडरी सेल
इज 1/1 गामा टाइम्स, तो 1/8 टाइम्स है, देयर फोर गामा का वैल्यू क्या निकल कर आया 8। ऑप्शन दिया रहता है, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें गामा का वैल्यू 2, 4, 6, 8 वाले में टिक लगा देना है। फिर से एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि पोटेंशियोमीटर सर्किट दिया हुआ है बच्चों, इसको प्राइमरी सर्किट बोलते आ रहे हैं हम लोग। ऑक्सिलरी सर्किट भी सिखाए थे थ्योरेटिकल क्लास में, और यह क्या चीज़ सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल लगाया है उसको ड्राइविंग सेल और प्राइमरी सेल बोले, और इसमें जो लगाए थे वो सेकेंडरी सेल है और एक्सपेरिमेंटल सेल है। नल डिफ्लेक्शन के केस में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है, तो बैलेंस कंडीशन भी बोले थे उसको। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के बराबर होगा। तो इतना ही कॉन्सेप्ट लिया गया है। मूल काम था कि इसका रेजिस्टेंस टाइम का फंक्शन है और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एक्स का फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है। तो पहले पूरे वायर के रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी है, तो उसको इंटीग्रेट करके निकाले। फिर इसका भी निकाले हैं हाफ पार्ट्स का, इसका 1/4 ओम आया है और इसका 1 ओम आया है पूरे वायर का। और दूसरा सिखाए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा रियोस्टेट का एट टाइम t बराबर 1 सेकेंड। तो यही सवाल में t बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 2 सेकंड पर पूछ ले तो अलग चीज़ आ जाएगा। तो जैसा सवाल में दिया रहेगा उसी हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन निकालें। गामा का वैल्यू फाइंड आउट करना था, कैसे क्या किए आपको दिमाग में बैठ गया। रोक लेंगे हमारी बात को 5 बार, आप नहीं समझे दोबारा फिर से बैक जाइएगा और फिर देखिएगा, तब आपको आसान। तो इस क्लासेस का ये भी एडवांटेज है मेरा बच्चा कि आप टीचर की भाषा को बार बार रिपीट कर सकते हो, नहीं समझते हो 5 लाइन 10 लाइन। मेरा लेक्चर 1.5 घंटा 2 घंटा का भी मैं लेक्चर ले लिया। किसी को है ना, किसी बच्चे को थोड़ा सा बॉदरेशन फील हो तो आधे घंटा का ही काम करेंगे, फिर फिर आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे तो फिर अगला आधा घंटा 1 घंटा जैसे जैसा रहेगा वैसे रोक रोक के आप अपना कर सकते हैं। इसका एडवांटेज समझ लो वीडियो क्लास का। तो इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह का एडवांटेज है बच्चों, जो तो आप करते रहोगे तभी फ़ायदा है। तो सवाल थोड़ा सा इस तरह का सवाल हमारे समझ से 12 के बोर्ड में नहीं रहता है। आगे के सवालों में कुछ है नहीं, सिंपल है, जितना थ्योरी पढ़े हैं उसी पर सवाल है। केवल रेजिस्टेंस वेरिएबल है रियोस्टेट का भी, या टाइम का फंक्शन है, और या डिस्टेंस का फंक्शन है वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का। तो मैं पिछले लेक्चर के को रिवाइज़ किया इस सवाल की सहायता से। तो इतना बात समझाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ क्या चीज़ पर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर एंड वोल्टमीटर, कन्वर्सन ऑफ आमीटर इनटू वोल्टमीटर, ऐसे करके वोल्टमीटर इनटू आमीटर वाली बात को मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों गैल्वेनोमीटर इट इज ए डिवाइस which is used to measure the current and direction of current, direction of flow of current. It is very sensitive device. It is a very sensitive device. आगे के चैप्टर का है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सब में जब, लेकिन हम अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल स्टडी बता देते हैं। इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस, दैट इज़ इट इज़ यूज टू, वही भाषा ऊपर वाली, इट इज़ यूज टू, है ना, measure a small current, feeble current, current of micro ampere के ऑर्डर का हम लोग क्या करते हैं मानते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर ए स्मॉल करंट, है ना। स्मॉल करंट को मेजर और डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का मेरा बच्चा, ठीक है। और इफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट flows through it, then current, excessive current, large current, then current will damage the coil of galvanometer
गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एंड क्या है, डैमेज मतलब बर्न कर देगा कॉइल को, है ना। लार्ज करंट फ्लो करने से कॉइल क्या हो सकता है ना, जल सकता है। और दूसरा क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन गोज आउट ऑफ स्केल, डिफ्लेक्शन गोज आउट ऑफ स्केल। अभी कॉइल कैसे क्या है थोड़ा सा मैं स्टडी मतलब डिस्कस करता हूँ, आप स्टडी करोगे खुद। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मापने का काम करेगा। कैसा करंट को मेरा बच्चा, तो फीबल करंट, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के करंट को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं गैल्वेनोमीटर से विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मॉडिफाइड करके तो इसको अमीटर और इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं, करंट को, लार्ज करंट को भी मेज़र कर सकते हैं। तो वो चीज़ दिखाते हैं जस्ट अभी, ठीक है। अगर लार्ज करंट बिना मॉडिफिकेशन के गैल्वेनोमीटर से पास कराएंगे मेरा बच्चा, तो क्या होगा, कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, या और क्या हो सकता है, तो स्केल जो डिफ्लेक्शन का होगा वह आउट ऑफ, मतलब डिफ्लेक्शन जो होगा सो आउट ऑफ स्केल चला जाएगा, झूल जाएगा, वो हमारा जो क्या होगा इंडिकेटर होगा। सो तो देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो सेंसिटिव डिवाइस है, इट इज़ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस, लिख देना है थोड़ा सा, इट इज़ वेरी, है ना, लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, विथ द आर्म इन विच current is detected, current is detected। जिस आर्म्स में करंट डिटेक्ट करना है उसमें सीरीज में गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं। तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सेंसिटिव डिवाइस है। एक्सेसिव करंट पास कराएंगे तो कॉइल इसका डैमेज होगा। उसके सेफ्टी के लिए हम लोग कॉइल के पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं मेरा बच्चा, जिसको हम शंट कहने जा रहे हैं। लेकिन पहले गैल्वेनोमीटर की थोड़ी सी चर्चा, थ्योरी ये सब इसका जान लें, है ना। तो हम थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर का थ्योरी बताने चले फिर से मेरा बच्चा। थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field, uniform radial magnetic field, radial magnetic field, अभी भी थोड़ा समझाते हैं और आगे तो और मैग्नेटिक, है ना, इफेक्ट ऑफ करंट वाले में इस सब की चर्चा ज़्यादा होगी। uniform radial magnetic field, then a torque is developed in the coil due to magnetic field, due to presence of magnetic field, and in equilibrium this torque is balanced by restoring torque developed in the spring, hair spring बोलते हैं मेरे बच्चों, hair spring attached with the coil। अभी टॉर्क का फॉर्मूला अभी मैं बोल रहा हूँ, बार बार आपको बोलना है, आगे डिराइव करके भी दिखाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे तो अगले चैप्टर का चीज़ है, लेकिन अभी करंट में इस तरह का डिवाइस का बात करते चलना है, तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ आपको।
तो करंट कैरिंग कॉइल के केस में करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंडीशन क्या है मेरा बच्चा कि कॉइल का जो प्लेन होगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन होगा, कॉइल रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन भी क्या होगा उसके साथ साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो उस कॉइल के अंदर क्या है ना, सॉफ्ट आयरन का कोर डालते हैं और वह फील्ड जो है जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगा और उस तरह उसमें जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उसी के तल में ही क्या होगा, रोटेट करेगा कॉइल के रोटेशन के साथ साथ। तो बोथ आर इन सेम प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का प्लेन जो होगा सो सेम प्लेन में होगा। तो इसे फील्ड को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का तरीका है स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ पोल ले लिया जाए परमानेंट मैग्नेट का, और उस पोल का शेप जो होगा सो सिलिंड्रिकल होगा। कैसा होगा, तो सिलिंड्रिकल पोल पीसेस के बीच में मैग्नेट कॉइल को रखा जाएगा, है ना। और कॉइल को हम लोग क्या है स्प्रिंग से अटैच्ड करेंगे। दो तरह का गैल्वेनोमीटर का चर्चा है मेरा बच्चा। एक होता है सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, है ना, और एक होता है पाइवोटेड टाइप, कील पर आधारित होगा। तो हम लोग को जो एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा चर्चा करनी है वह पाइवोटेड टाइप, है ना, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर बोलते हैं उसको। तो थोड़ा ये सब भाषा को पकड़ो, अपने से पढ़ने का कोशिश करना। और अपने लोग को जो आगे पढ़ना है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से MCG, वह सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, सस्पेंडेड है ना, उसमें कॉइल सस्पेंडेड होगा और वह कॉइल क्या करेगा, मैं इस तरह से जो ट्विस्ट करके दिखा रहा हूँ तो कॉइल रोटेट करेगा, ट्विस्ट करेगा क्या चीज़ में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। और नॉर्थ साउथ पोल कैसा होगा, तो बहुत स्ट्रांग होगा, परमानेंट मैग्नेट का केस होगा। और वह किस चीज़ में, उसका शेप कैसा होगा, तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होगा। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है ना डिस्कशन मैं दे रहा हूँ आपको। तो चलिए हम भी फॉर्मूला पर ला रहे हैं आपको जस्ट इस पर। तो दो तरह इस पर टर्क काम किया है ना, जस्ट इसको मैं मिटा लेता हूँ तो फिर बता। टर्क डेवलप्ड ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि अभी सब थ्योरी पढ़े नहीं है, लेकिन अभी ज़रूरत है इसलिए मैं लिख रहा हूँ और टर्म को समझाता हूँ, आगे फिर स्टडी कर लेते हैं हम लोग। टर्क डेवलप्ड ऑन द करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन, है ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, radial magnetic field developed by placing the coil between north and south pole, between north pole and south pole of a strong magnet of cylindrical shape, cylindrical pole pieces का cylindrical shape है ना, is given as torque due to magnetic field, बोले MF लगा दे, torque due to magnetic field, how much, NBIA, है ना। if in balanced condition या if in equilibrium rotation of coil is theta, rotation of coil is theta, then restoring torque है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर C इंटू थीटा। अब ये टर्म सब एक्स्ट्रा, थीटा जान गए, I करंट के लिए हुआ कॉइल से करंट, A एरिया ऑफ द कॉइल, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सिलिंड्रिकल पोल पीसेस के बीच में जो रखेंगे उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना B, और N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और व्हाट इज C, तो C इज बोल, है ना,
उसमें बोलते हैं टर्क डेवलप्ड ड्यू टू यूनिट ट्विस्ट, है ना। इसको टॉर्सनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? तो टर्म के बारे में जान लो पहले, तो लेकिन ये जो हो गया क्या है, इफ इन इक्विलिब्रियम रोटेशन ऑफ कॉइल इज थीटा देन रीस्टोरिंग टर्क सी थीटा, हेयर दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा, तो NBA इक्वल टू सी थीटा सॉरी, इसलिए I बराबर C बाई NBA इंटू थीटा और I बराबर K थीटा मेरा बच्चा। N इज number of turns in the coil, B is strength of magnetic field, वही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोले, in which coil is placed, coil is rotated या is placed, और NB area of the coil, area of the coil, C is torsional constant, torsional constant। इस टर्म का इस्तेमाल पहले भी हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में किए और आगे भी करेंगे हम लोग वही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिटेल जब स्टडी करेंगे थोड़ा तब, लेकिन है ना। टॉर्सनल कांस्टेंट, टर्क डेवलप्ड ड्यू टू यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टर्क डेवलप्ड पर यूनिट ट्विस्ट मेरा बच्चा, पर यूनिट ट्विस्ट, है ना। वो कॉइल जो सस्पेंडेड होगा या पाइवोटेड होगा, स्प्रिंग से अटैच्ड होगा, तो स्प्रिंग में क्या होगा, जब से ही कॉइल रोटेट करेगा स्प्रिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, है ना। अगर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वो स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज टर्क डेवलप करेगा मेरा बच्चा। तो इस तरह से बैलेंस कर। और थीटा क्या है, तो डिफ्लेक्शन, है ना, रोटेशन ऑफ कॉइल। और उस कॉइल के साथ क्या है ना, निडल इंडिकेटर आपको अटैच्ड रहेगा और वही क्या करेगा, स्केल पर क्या कर देगा, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो निडल इज अटैच्ड विथ द कैच इज कॉइल व्हिच शोज कैच इज डिफ्लेक्शन। तो थीटा जो है सो डिफ्लेक्शन रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो सारा टर्म अब यहाँ के जगह क्या लिखे हो, हेयर के बराबर C by NBA, it is called galvanometer constant, galvanometer constant। हम लोग को इस फॉर्मूला से मतलब है, ठीक है। अब इसमें टर्म आएगा सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में करंट करेंग कॉइल को क्या किया जाए, पाइवोट कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए या कील पर कर दिया जाए। और है ना, जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस पर ज़्यादा टर्क प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो वहाँ पर जो टर्क डेवलप्ड ड्यू टू करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और दूसरा है क्या, स्प्रिंग अटैच्ड है उस कॉइल से और उस कॉइल के रोटेशन के कारण स्प्रिंग में क्या होगा, रीस्टोरिंग टर्क पैदा होगा। और वह रीस्टोरिंग टर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा रोटेशन ऑफ द कॉइल। जैसे जैसे स्प्रिंग ज़्यादा रोटेट होगा उसके अंदर रीस्टोरिंग टर्क उतना ज़्यादा डेवलप होगा। तो बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों टर्क है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टर्क डेवलप हुआ है और उसके कारण जो रीस्टोरिंग टर्क, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो उसका फॉर्मूला में लिख दिया और फॉर्मूला, और उसमें गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट टर्म ला दिया के C बाई NBA। C इज क्या, बोलते रहोगे मेरे साथ, टॉर्सनल कांस्टेंट, रीस्टोरिंग टर्क डेवलप्ड पर यूनिट ट्विस्ट,
है ना, पर यूनिट रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो इस तरह की बात करते हैं। थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा है ना, उसका जो सर्किट में फिगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को तो सिर्फ इस तरह से दिखाते हैं, गैल्वेनोमीटर और उसका रेजिस्टेंस है और उससे करंट क्या दिखाएंगे, IG करंट दिखा देते हैं। जहाँ भी जिस सर्किट में जोड़ना है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस उससे करंट पास कर रहा है, उसको डिटेक्ट करना है, पता लगाना है, तो गैल्वेनोमीटर को उसके सीरीज में क्या करते हैं, कनेक्ट। और दूसरा फिगर जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा फिर, यह सर्कुलर स्केल है मेरा बच्चा। यह इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करेगा। यह 0 डिग्री वाला मार्क है, इसको बांटे हुए हो डिवीजन सब में। जितना मैक्सिमम करंट जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहलाएगा। इधर भी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड दोनों करंट के डायरेक्शन पर। गैल्वेनोमीटर में कोई प्लस माइनस टर्मिनल नहीं बनाया जाता है बच्चों। तो इस तरह से दिखा के ये सिलिंड्रिकल पोल पीसेस को दिखा रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मेरा बच्चा। मैं टर्म बोल रहा था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कनकेव शेप का सिलिंड्रिकल कनकेव शेप का पोल, सिलिंड्रिकल पोल बोलते हैं सिंपली, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और इसमें क्या है, स्प्रिंग जुड़ा हुआ है बच्चा। इस कॉइल के साथ क्या है जुड़ा हुआ, यह इंडिकेटर नीडल जो डिफ्लेक्शन कॉइल रोटेट करेगा इसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तब। और इस तार का दो एंड होगा स्प्रिंग के केस में, तो टर्मिनल T1 और T2 रिप्रेजेंट करेंगे। समान एक फिगर बताई, या 0 डिग्री है और मतलब 30 डिवीजन इधर 30 डिवीजन इधर है ना, 1 1 2 ऐसे करके करना है। तो यह गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताए। एक हो यह सस्पेंडेड टाइप वाला थोड़ा सा है, और एक होता है पाइवोटेड टाइप, जिसमें क्या है, यहाँ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप बोलते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर मैं बता दूँ, यह रेक्टेंगुलर कॉइल बोल रहे हैं, इस पर लपेटन है, टर्न है, और यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है। इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ स्मॉल मिरर है, यह टॉर्सन हेड बोलते हैं मेरा बच्चा, उससे सस्पेंडेड है ना। अब यह रोटेट करेगा करंट के फ्लो के कारण, करंट को डिटेक्ट करना है, करंट को मेजर करना है, स्मॉल करंट को, है ना। और इसमें सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का, यह सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर। हेयर स्प्रिंग बोलते हैं, सिंपली स्प्रिंग भी बोल सकते हो, या कॉइल को रिप्रेजेंट करता है मेरा बच्चा, है ना। या कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है सिलिंड्रिकल है। यह स्मॉल मिरर है, यह किस चीज़ के लिए, एक होता है लैम्प एंड स्केल, हम रे ऑप्टिक्स में भी चर्चा करेंगे, और फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होगा तो चर्चा करेंगे। कि व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा पर यह आधारित है। इससे हम लोग थीटा का मेजरमेंट करते हैं, लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट बोलते हैं। कौन अरेंजमेंट बोला मेरा बच्चा, लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। इट इज़ यूज टू मेज़र द रोटेशन ऑफ द कॉइल, कितना एंगल से रोटेट कर रहा है वो दिखा रहे हैं।
जब कोई करंट नहीं पास करेगा तो जीरो पर होगा। करंट के एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है नीडल, है ना, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये सब बात है। और जब लार्ज करंट पास कराओगे ना तो बच्चों, मैं बोला था है ना, जो हमारा नीडल है गोज आउट ऑफ स्केल, है ना। और दूसरा क्या बोले कि कॉइल क्या हो सकता है, जल सकता है, डैमेज हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होगा और वह कॉइल को जला सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शंट का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा। और जहाँ तक क्या है डिफ्लेक्शन देखा, जहाँ जितना मैक्सिमम करंट जाएगा, है ना, उसको फुल है ना, उससे फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन से अगर उससे ज़्यादा करंट पास कराएंगे तो अब हमारा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का कॉइल डैमेज हो, मतलब गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए शंट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। मैं बार बार 2-4 लाइन को रिपीट करते जा रहा हूँ, आप उस सारी बातों को समझने का कोशिश करें। अब टर्म मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। देख लो थोड़ा सा यहीं मैं दिखा देता हूँ बच्चों, करंट सेंसिटिविटी CS से लिख देते। इट इज डिफाइंड एज, है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल या रोटेशन ऑफ कॉइल, रोटेशन ऑफ कॉइल due to flow of unit current through it, that is current sensitivity CS बराबर थीटा बाई आई, थीटा बाई आई। और तुम पढ़े हो अभी जस्ट एज आई बराबर क्या मेरा बच्चा, K इंटू थीटा, तो थीटा बाई आई बराबर 1/K, रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसी को और थोड़ा आगे बढ़ा दो तो K बराबर C/NBA था, तो NBA/C। यह सेंसिटिविटी कैसे भरेगा, सेंसिटिविटी, कौन सेंसिटिविटी बोलो, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर is directly proportional to number of turns, directly proportional to strength of magnetic field। इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर डाले हैं, अंदर में कोर डालेंगे, आगे मैग्नेटिज्म ये सब पढ़ेंगे। तो सॉफ्ट आयरन कोर डालने से उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, है ना, परमिएबिलिटी बढ़ने से, वो सब टर्म आगे आएगा, है ना। ये एरिया ऑफ द कॉइल था और ए पर निर्भर करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़, सी बोले थे टॉर्सनल कांस्टेंट। तो करंट सेंसिटिविटी वैरीज इस तरह। और एक टर्म आता है मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या बोले, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ तो फिर लिख देता हूँ, है ना, रोटेशन ऑफ द कॉइल या डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल पर यूनिट करंट, है ना। अब यहाँ पर एक टर्म और वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी VS लिख दे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, जिस 2 पॉइंट के जिस ब्रांच में करंट पास कर रहा है उसके क्रॉस वोल्ट क्या है, तो वोल्टेज चाहे किसी सर्किट एलिमेंट से कितना करंट पास कर रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड, वही रोटेशन ऑफ कॉइल, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, तो पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाई V बराबर IR, थीटा बाई I इंटू R, और थीटा बाई I इज करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस,
तो जैसे देखें करंट सेंसिटिविटी किस फैक्टर सब पर निर्भर करता है, उसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी की भी बात करें। अब एक टर्म है मेरा बच्चा, सवालों में डायरेक्ट प्रैक्टिकल का सेगमेंट मैं बार बार बोलता हूँ, तो फिगर ऑफ मेरिट, ये प्रैक्टिकल का टर्म है, लेकिन फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी है ना, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड, है ना, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो बच्चों, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इक्वल टू 1/CS, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ करंट डेंसिटीज, है ना, C/NB लिखे। आप टर्म सब जानबे करते हैं, सब C बराबर टॉर्सनल कांस्टेंट इन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच कॉइल इज रोटेटेड या प्लेस्ड, और A एरिया ऑफ द कॉइल मेरा बच्चा। तो इतना टर्म सब जान गए, वोल्टेज सेंसिटिव, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेन। एक टर्म, नया टर्म आया शंट में, बोल रहा था कि जब लार्ज करंट पास कराएंगे तो कॉइल, है ना, मतलब गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, और उसी स्मॉल रेजिस्टेंस को जिसको पैरेलल में जोड़ा जाता है उसको शंट कहते हैं। तो क्या एडवांटेज है शंट का और क्या डिसएडवांटेज भी बोला जाए, क्या जहाँ एडवांटेज होगा वहाँ डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ होना ही। तो वो डिसएडवांटेज क्या होगा, तो पहले तो करंट शंट लगाने से क्या होगा, हम लोग ज़्यादा करंट पास करा के ज़्यादा बड़े करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा उसका हम लोग क्या है उसको जलने से बचा सकते हैं, और उसका ड्रॉबैक डिमेरिट क्या होगा मेरा, किसका, शंट का यूज करने से, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो उन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ आपको, है ना, इसको पहले मिटा ले। इसी चर्चा शंट की करने चले हैं अभी। A small resistance connected in parallel to the coil of galvanometer for controlling the current through galvanometer, तो बच्चों गैल्वेनोमीटर को G से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस आगे चल के, अभी जस्ट आमीटर इसके जस्ट बात, तो उसमें ये ज़्यादा चर्चा है, तो शंट के रेजिस्टेंस को S से लिखेंगे। अब करंट जो मेन करंट है गैल्वेनोमीटर से IG करंट ही जा सकता है ना, अभी आ रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला, है ना, मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG है। अब इससे ज़्यादा करंट हो गया तो भैया इसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो करंट का ब्रांचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यह शंट को शंट के रेजिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे और डिटेक्ट बताते हैं शंट के बारे में, लेकिन शंट का एडवांटेज क्या हो गया, तो एडवांटेज ऑफ शंट, ऑफ शंट मेरा बच्चा, to protect the coil of galvanometer
बर्निंग जलने से बचाने के लिए करते हैं। और दूसरा क्या है, टू कन्वर्ट, आगे भी जस्ट इसी पर आने वाले, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर, रेंज बढ़ाने के लिए, करंट ज़्यादा करंट मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करेंगे किसका, शंट का। और डिसएडवांटेज क्या होगा मेरे बच्चा इसी में, है ना, रिमार्क दे के साइड में कहीं लिख लीजिए एक लाइन, डिसएडवांटेज ऑफ शंट, डिसएडवांटेज ऑफ शंट। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर decreases by using shunt, सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाएगा मेरा बच्चा, किसके कारण, तो ये शंट के यूज के कारण। तो अब है ना 2 लाइन और, ये क्या मैं बताने चाह रहा, गैल्वेनोमीटर में बताया कोई प्लस माइनस पोलैरिटी वाला चीज़ नहीं होगा, है ना। और दूसरा है कि मैक्सिमम करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहेंगे। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का है ना थोड़ा फॉर्मूला में बता देता हूँ। IG बराबर व्हाट, मैक्सिमम करंट flows through the galvanometer which gives क्या, full scale deflection। और VG बराबर है ना वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दी क्या चीज़, voltage developed across the galvanometer then resistance of galvanometer is given as गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को RG से लिख दिया जाए, चाहे सिंपली G से, G बराबर VG बाई IG, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। इस तरह की बात है, करंट जा रहा है IG और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है G जिसका रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस जो वोल्ट डेवलप हो रहा है इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वह क्या है, VG। तो इस तरह की बात होगी। इसमें क्या है, इन गैल्वेनोमीटर देयर इज नो मार्किंग ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल, तो ये था गैल्वेनोमीटर का कहानी बच्चा। लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, सीरीज में जोड़ते हैं, जिस आर्म्स में क्या करना है, करंट को डिटेक्ट करना है या फ्यूल करंट को मेज़र करना है ना। इससे ज़्यादा करंट पास करा दोगे मेरा बच्चा गैल्वेनोमीटर से तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल जल सकता है ना। डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल जो है सो आउट ऑफ स्केल चला जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग शंट का इस्तेमाल किए। शंट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू। और टर्क जो प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मैं बोलता हूँ कॉइल का तल जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी तल उसी कॉइल के तल में होगा, ड्यू टू हम बताए सॉफ्ट आयरन कोर और सिलिंड्रिकल पोल पीसेस। तो सिर्फ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का यह क्या हो गया, कंडीशन हो गया
कि हम लोग कण के सिलेंड्रिकल पोल पीसेस के बीच में, स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल पोल पीसेस के बीच में कॉइल को रोटेट कराएंगे, तो प्लेस्ड करेंगे। तो इस तरह की बातों को समझे, तो गैल्वेनोमीटर में समझाया। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ मेरे बच्चों आमीटर पर, ठीक है। तो पहले आमीटर, बस कुछ नहीं, गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन करेंगे, वो आमीटर में कन्वर्ट होगा। केवल स्केल का कैलिब्रेशन बदल जाएगा मेरा बच्चा, एम्पियर, मिली एम्पियर, जिस ऑर्डर का होगा। गैल्वेनोमीटर तो माइक्रो एम्पियर बोला, माइक्रो आमीटर बोला जाता है ना। 10⁻⁻6 वाला बहुत फीबल करंट को क्या करता है, मापता है। 10⁻⁻6 एम्पियर वाले करंट को मापता है वो, और उसको रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग शंट का इस्तेमाल करते हैं। और एक लाइन में परिभाषा में देता हूँ, करंट मेजरिंग डिवाइस होगा आमीटर, और शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड आमीटर। तो जितना लिखा हुआ है समझ रहे हो मेरे बच्चों, है ना। IG क्या था मेरा बच्चा, मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एक बार रिपीट कर रहे हैं, VG वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, है ना। और रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज दिस, G बराबर VG/IG, और दिस G इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस बोला है बच्चा। और इस गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव निगेटिव का मार्किंग नहीं होगा, कोई दो, है ना, दो टर्मिनल तो होगा, लेकिन प्लस माइनस का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा मेरा बच्चा। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में जान के चलिए आमीटर की चर्चा शुरू कर दें। परिभाषा भी मैं बोला भी जस्ट, शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड आमीटर। बाद याद हो गया यार, तो आप अपने से बोलते रहना है। आमीटर पर ले चलते हैं आपको। आमीटर की बात कर रहे चले बच्चे। शंटेड गैल्वेनोमीटर, whose scale is calibrated in milliampere, ampere, is called ammeter। आमीटर का रेंज जितना भी बढ़ाना, जितना ज़्यादा करंट पास कराएंगे उतना स्मॉल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में, है ना, जोड़ते चले जाएंगे। तो देखेंगे अभी जस्ट, है ना। तो शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड आमीटर, है ना। फॉर एन आइडियल आमीटर, व्यवहार में कोई आइडियल आमीटर होता नहीं है, लेकिन है ना, टेंड्स टू वाला केस कंडीशन, आइडियल कंडीशन के नज़दीक वाला केस ले, तो फॉर एन आइडियल आमीटर रेजिस्टेंस इज टेकन एज 0। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जितना करंट माप सकता है, जितना एक्चुअल करंट होता है उससे थोड़ा कम करंट मापेगा, ठीक है। तो वो सब आगे थोड़ा सा इसके जस्ट बाद चर्चा करने चले। तो आइडियल आमीटर के केस में जितना करंट है ना किसी ब्रांच से जा रहा है, उतना पूरा करंट किससे पास करेगा, उस आमीटर से जाएगा, उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जितना करंट है उस ब्रांच में उससे पास करेगा और उतना रीडिंग दिखाई देगा। क्लियर। तो हम लोग ये जान गए कि शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड आमीटर। थोड़ा सा देख ले, मेन करंट आई है मेरा बच्चा, और गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाना है मैक्सिमम करंट हुआ IG। अब बच्चों इसमें करंट, छोटा करंट जाएगा जो उसका लिमिट होगा वहाँ तक, तो उससे ज़्यादा करंट जो होगा उसको दूसरा रास्ता देना पड़ेगा ना। तो उसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, कहे छोटा रेजिस्टेंस जिसको शंट बोले, तो इसको S से, शंट के रेजिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे जो करंट जाएगा वो IS लिखा जाएगा, और दैट विल बी I-IG, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। I करंट आया, IG इधर गया, तो इधर I-IG करंट शंट्स।
और यह पैरेलल में है तो इसके क्रॉस वोल्ट क्या होगा, सेम होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, आमीटर का रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो जी है गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस था और एस क्या है शंट का रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में है तो जी इंटू एस बाई जी प्लस एस, तो आमीटर का रेजिस्टेंस भी बोलना सीखे आप। ठीक है, अब देखो कैसे क्या लिखाते हैं यहाँ पर, तो जी क्या है गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस, एस है रेजिस्टेंस ऑफ शंट और आई मेन करंट है, गैल्वेनोमीटर से करंट आई जी है तो शंट से करंट इतना होगा। तो यहाँ क्या सीखे बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या होगा आई जी इंटू जी इक्वल टू व्हाट, आई माइनस आई जी इंटू क्या चीज़ एस, है ना। तो एस बराबर क्या लिखेंगे, आई जी इंटू जी, पैरेलल में पढ़े थे R1 R2 था, I1 करंट I2 करंट, तो I1 R1 बराबर I2 R2, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का, इसके बीच का सेम, तो I जी इंटू जी आई एस इंटू एस, आई एस के जगह क्या लिख दिया बच्चा, I माइनस आई जी इंटू एस, करंट है सिंपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी उसी का बात सब है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा बच्चा, एस बराबर आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी। अब इसमें क्या है, अगर हम लोग क्या जाने, इफ़ I बराबर N इंटू आई जी, गैल्वेनोमीटर से जितना करंट जा रहा है जानता है मैक्सिमम करंट, उसका N टाइम्स करंट है मेन करंट। तो क्या सीखे हम लोग यहाँ पर, अगर है इस तरह का N टाइम्स गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट से N टाइम्स ज़्यादा है मेन करंट, तो क्या होगा I बाई आई जी बराबर N। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, इसी में है ना जी और आई जी से डिवाइड कर दे तो आई बाई आई जी माइनस वन, आई जी कैंसिल आउट हो गया, तो आई बाई आई जी क्या है, इसको हेयर इतना लिख देंगे और यहीं पर लिख देंगे जी बाई एन माइनस वन। एन टाइम्स अगर हम लोग इसी बात में कर दें, है ना, एन टाइम्स करंट को बढ़ाना है, जो मेन करंट है आईजी करंट आईजी से एन टाइम्स ज़्यादा है, तो उसमें कितना हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ेंगे पैरेलल में, कितना छोटा रेजिस्टेंस, तो एस बराबर जी बाई एन माइनस वन। तो ये चीज़ सीखना है थोड़ा सा। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया अमीटर का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या होगा मेरा बच्चा, जी इंटू एस, प्रोडक्ट बाई सम बोलते रहते हैं पैरेलल में, तो जी इंटू एस बाई जी प्लस एस। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट, शंट के थ्रू कितना करंट, सब निकल जाएगा इसमें। तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा, लेकिन व्यवहार में जो अमीटर यूज करते हैं उसका न कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो मैं वो चीज़ देखा था अभी जस्ट। ड्यू टू इट्स अ स्मॉल रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर में तो कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, मतलब लेते ही नहीं है, जीरो। लेकिन व्यवहारिक बात क्या है, प्रैक्टिकली सम रेजिस्टेंस पोजेसेस बाई क्या चीज़, पोजेस्ड बाई अमीटर रेजिस्टेंस बोलेंगे, आर ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। पहले लिख लें, ड्यू टू इट्स ए स्मॉल रेजिस्टेंस ammeter is always connected in series with that branch in which we want to measure the current, but practically there is some resistance due to its small resistance, लिखिए स्मॉल रेजिस्टेंस क्या है ना, बट प्रैक्टिकली है ना, ड्यू टू इट्स a small resistance, the measured value of current
आई सेल लिख देंगे, आई डैश कर देते हैं, आगे अभी जस्ट हम बताते हैं थोड़ा। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट आई डैश इज लेस देन द ट्रू वैल्यू ऑफ करंट आई डैश लेस देन आई ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, है ना। तो क्या दिखाते हैं बच्चों, पहले आइडियल केस मान लें। तो आइडियल केस क्या, पहले क्या है, एक सेल है, EMF E है और इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और इसको R रेजिस्टेंस से जोड़े हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा भी तो R प्लस R स्मॉल r, लेकिन यहाँ करंट I जा रहा है, इसमें कोई अमीटर नहीं जोड़े हैं, तो एक्चुअल करंट कितना जाएगा, हेयर I बराबर E/R, E इज़ द EMF ऑफ सेल और R इज़ द लोड रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस जो लगाए हैं इसके साथ, इससे कितना करंट जा रहा है, I बराबर E/R। लेकिन जब अमीटर जोड़ते हो, व्हेन अमीटर इज कनेक्टेड, अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस RA is connected in series with given load resistance, ये लोड रेजिस्टेंस बुझे ना, जो लोड आप सोर्स में जोड़ते हो, है ना। अपने लोग के घरेलू सप्लाई की बात करें, यहाँ तो सिर्फ DC की बात कर रहे हैं। अब ये सब घर होम मतलब सप्लाई वाला में क्या करते, घरेलू सप्लाई में बिजली में वो AC सोर्स वाली बात होती है, तो फैन, TV, फ्रिज, ये सब लोड कहलाता है। तो लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ भी DC करंट की बात कर रहे हैं, स्टेडी करंट की ही बात कर रहे हैं। When ammeter of resistance RA is connected in series with given load resistance R, है ना, देन फिगर बदल जाएगा मेरा बच्चा। क्या होगा फिगर, इसी तरह से यह फिगर 1 था जो, और यहाँ बैटरी का EMF है E और इसको रेजिस्टेंस जोड़े हो R, और यहाँ पर अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस RA बोले, तब करंट कितना होगा बच्चों। देन I डैश बराबर करंट, पहले लिखा चुके हैं आई, है ना, कि जब अमीटर जोड़ेंगे तो करंट, अमीटर का रीडिंग, करंट के द्वारा अमीटर के रीडिंग क्या है, सॉरी अमीटर के द्वारा करंट का रीडिंग क्या है, I डैश बराबर, ध्यान देना है बच्चों, E/R प्लस RA। क्लियर। तो इस तरह की बात सीखें। अब कहेगा क्या, इसमें परसेंटेज जैसे एरर निकालते थे, तो उसी तरह से कितना परसेंट कम करंट क्या है, इससे क्या हो रहा है, पास करेगा, शो दिखाएंगे। तो वो का परसेंटेज क्या है, कितना कम परसेंटेज करंट जा रहा है मेन करंट का, शो निकालने का तरीका देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ थोड़ा सा देख लो बाबू, क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन current by after joining the ammeter, after joining or connecting the ammeter, क्या होगा बच्चों, I माइनस आई डैश बाई आई, चेंज बाई ओरिजिनल जैसे बोलते थे, I इंटू परसेंटेज की बात करनी है तो 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाइड कर दें। इसको देखो बच्चों, है ना, I माइनस आई डैश बाई आई इंटू 100, परसेंटेज एरर, ये सब बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं इस तरह से। तो क्या होगा, इसको लिखे तो 1 माइनस आई डैश बाई आई इंटू क्या चीज़ 100। अब आई डैश बाई आई यहाँ से देख लो क्या होगा, देखो आई डैश बाई आई, तो क्या बचेगा, आई डैश बाई आई आर बाई, तो 1 माइनस आर बाई आर प्लस आर ए, आई इंटू क्या चीज़ 100। अब देख लो बच्चों, इसको ले, अभी तो मैथ सिंपल बात है, आर प्लस आर ए माइनस आर बाई आर प्लस आर ए इंटू 100, आर आर गॉन, आर ए बाई आर प्लस आर ए इंटू 100, दिस इज।
परसेंटेज डिक्रीज इन करंट आफ्टर कनेक्टिंग द एमीटर। जो एक्चुअल करंट आई है वो रीड नहीं करके देगा, वो कितना देगा तो आई डैश देगा, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ सो निकल गया। तो ये छोटी सी बात थी, मैं बता दिया एमीटर के बारे में। पहला लाइन तो क्या था, हाउ वी कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो उसका आंसर एक लाइन में क्या होगा, है ना, बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसी को एक लाइन में बोले, शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एमीटर। तो एक चीज़ हो गया, पॉइंट लिख लेना है दो छोटा छोटा। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, लेकिन प्रैक्टिकली एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस के कारण जो मेजर्ड वैल्यू होगा करंट का, वह ट्रू वैल्यू ऑफ करंट से क्या होगा, कम होगा। और कितना परसेंट कम होगा, तो यह फार्मूला निकाल दी। अगर लोड रेजिस्टेंस रहता तो यहाँ स्मॉल आर भी क्या होता, जुट जाता। तो वो सब अपने से करना है, समझना है, सवाल में मेन बात करना है। तो एक फार्मूला बताया, S बराबर G/n-1। तो मैं 2 लाइन लिखाने जा रहा हूँ। पहले तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, और हाउ वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। चलिए, इंपॉर्टेंट लाइन एक तरह से, हाउ वी कन्वर्ट, कई बार चर्चा हो चुकी अभी तक। हाउ वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर into an ammeter। क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो एक लाइन का पॉइंट है क्या, ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। अब किस रेंज का है सो, तो रेंज पर निर्भर करेगा कितना छोटा रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे पैरेलल में, जिसको शंट बोले। ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग suitable a small resistance which is called shunt in parallel to coil of galvanometer। और डिफिनीशन और कई बार मैं बोल दिया, शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एमीटर। दूसरा इसी में पॉइंट है, हाउ वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। तो वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, सॉरी हाँ, रेंज ऑफ एमीटर बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस। फिर से शंट बोल सकते हैं, ए स्मॉल रेजिस्टेंस in parallel to the coil of ammeter given ammeter। मैं फार्मूला दिखा दिया आपको, क्या चीज़, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। इस केस में मेरा बच्चा थोड़ा सा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू इंक्रीज the range n times of given ammeter is given as S बराबर G/n-1। यहाँ G जो है सो एमीटर का रेजिस्टेंस बोला जाएगा, गिवन एमीटर का, और तब उसमें कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे वो निकल जाएगा मेरा बच्चा। तो ये छोटा छोटा पॉइंट सब हो गया एमीटर के लिए। तो एमीटर सीरीज में लो रेजिस्टेंस के कारण एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सर्किट सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह देख लिए बच्चों। अब हम वोल्ट मीटर पर ले जाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर से पहले हम थोड़ा सा इस सब से रिलेटेड छोटा छोटा 2-3 सवाल आपको मैं बताने जा रहा हूँ मेरा बच्चा।
तो दो प्रॉब्लम है बच्चों। एक गैल्वेनोमीटर है, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम, ठीक है, एंड शोज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर। टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर, फाइंड द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस, है ना। तो फॉर्मूल क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस एस का वैल्यू निकालना है, और दूसरा में इस तरह का सर्किट दिया हुआ है और इस अमीटर का रीडिंग दिखाना है। 18 वोल्ट का बैटरी है, 6 ओम एक रेजिस्टेंस है उसके, है ना, साथ क्या लिखा हुआ है, अमीटर एम्पी है ना लगा हुआ है, और यह क्या है 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इस तरह जुड़ा हुआ है। इसका रीडिंग अमीटर का, इसमें कितना करंट जाएगा 100 रीडिंग दिखाएगा। इस ब्रांचिंग के करंट से इसको कोई मतलब नहीं होगा। तो अभी हम दिखा रहे हैं क्या आता है सवाल। पहले इसको देख लो मेरा बच्चा, है ना। तो बच्चों इसमें डाटा में क्या दिया हुआ है सो देख लो। गिवन जो है सॉल्यूशन देने जा रहे, कुछ ना है नहीं, एक लाइन में भी बताते हैं, फिर लास्ट में इसको एक प्रोसेस से बना के, है ना। गैल्वेनोमीटर से करंट क्या चीज़, IG बराबर 50 माइक्रो एम्पियर, 50 × 10 का पावर -6 एम्पियर वाला हो गया। और ले जाना है कितना करंट में, तो I बराबर 10 मिली एम्पियर, और 10 मिली एम्पियर 10 का पावर -3 एम्पियर, 10 का पावर -2 एम्पियर हो गया। और बच्चों गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है ना, रेजिस्टेंस 60 ओम। तो तुमको पढ़ाए हैं S बराबर क्या चीज़, IG × G, अब बाई कितना I - IG। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। IG के जगह मेरा बच्चा कितना 50 × 10 का पावर -6, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60, और I के जगह मेरा बच्चा 10 का पावर -2, और यह 10 × 10 का क्या हो गया, सॉरी 10 का पावर -2 एम्पियर, और IG है 50, तो एक ऑर्डर में ले जाना है, और 50 × 10 का पावर -6। और दूसरा तरीका क्या है, इसको आप सॉल्व करते हैं, अपना करेंगे ना, डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट मेथड S बराबर G बट्टा N-1, N बराबर क्या I/IG। तो I के जगह मेरा बच्चा क्या है 10 का पावर -2, और IG के जगह क्या है 50 × 10 का पावर -6, कितना हो जाएगा 10 का पावर 4 हो जाएगा, और तो 100 × 10 का पावर 2/50, तो क्या हो जाएगा, है ना। तो 2 × कितना 200 हो गया। अब तो डायरेक्ट S बराबर क्या कर दे, पुट कर दे, निकल जाएगा G/N-1। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा, S बराबर G के जगह मेरा बच्चा 60, अब बाई कितना N-1, वेर S बराबर G/N-1, तो 60/200 -1, 60/199, इस तरह से बोला जाएगा बच्चों। तो डायरेक्ट आइया किस में, तो ओम में निकल जाएगा। 200 ही मान कर अप्रॉक्सीमेट आंसर ला दोगे तो S बराबर निकल जाएगा बच्चा। सॉल्व करके अब अपना आंसर दे दोगे बच्चों, बहुत छोटा वैल्यू आएगा, है ना, स्मॉल रेजिस्टेंस वाली बात है। अब पूरा इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ, तब क्या है इस सवाल पर आता हूँ, है ना। चलो बाबा बच्चों, इस सर्किट दिया हुआ है जिसमें क्या कहता है रीडिंग ऑफ अमीटर। तो इस आर्म्स में, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा वो निकल जाए तो हम लोग क्या है वही रीडिंग हो जाएगा किसका, हमारे अमीटर का। तो इसमें पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है मेरा बच्चा, तो क्या हो जाएगा यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो प्रोडक्ट बाई सम का बात करें तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा 6 × 3/9, तो 2 ओम हो गया। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, मेन करंट यहाँ से जो आई जाएगा, और यह हमारा अमीटर का करंट हुआ, आइए लिख दे। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, I बराबर हेयर मेन करंट I बराबर 18 वोल्ट। अब आई टोटल रेजिस्टेंस क्या चीज़,
या 2 ओम प्लस 3 ओम, 2 प्लस 3 18/5 एम्पियर। अब इस आर्म से करंट डायरेक्ट आप बोल सकते हो पैरेलल में ब्रांचिंग करंट, आइए बराबर मेन करंट होता था और रेजिस्टेंस दिस मच, तो क्या लिखोगे, है ना, 18/5 इंटू 6, है ना, अब बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3, है ना, तो 9 ओम। ये कहाँ से लिख दिए सो समझ रहे हो, पैरेलल ग्रुपिंग में बताए थे। तो क्या हो गया, 9 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 12/5, 12/5 बोले आप अपना करो तो क्या हो जाएगा, 2.4 एम्पियर रीडिंग। तो रीडिंग ऑफ आमीटर क्या चीज़, रीडिंग ऑफ आमीटर, रीडिंग ऑफ आमीटर मेरा बच्चा कितना, आइए बराबर दिस मच 2.4 एम्पियर। छोटा सवाल है, इस तरह का सर्किट सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए निकालना था इस तरह का। अभी और सवाल सब, लेकिन पहले वोल्ट मीटर पर चलते हैं तुरंत। वोल्ट मीटर की बात करने चले बच्चों। इट इज ए डिवाइस, पोटेंशियोमीटर बता रहे थे, तो पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट और बिटवीन, अच्छा, अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट मापते थे। लेकिन वोल्ट मीटर भी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा, लेकिन यह जो मापेगा वह ट्रू वैल्यू से क्या होगा, कम वैल्यू होगा। और उस केस में पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्ट मीटर कहे थे, और कहे थे कि वो क्या है, कोई वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है, मतलब कोई करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं पास करता है उस मेथड पर। तो जब करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है वह क्या है ना एक्सटर्नल सर्किट से, तो इसका मतलब क्या है, वो जो वैल्यू देगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट और या बिटवीन क्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट, वो एक्यूरेट वैल्यू देगा, तो आइडियल वोल्ट मीटर कहलाता था। तो वोल्ट मीटर इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू measure potential difference between 2 points of a circuit or potential across any circuit element, ठीक है, इस तरह की बात है ना। गैल्वेनोमीटर measures a small value of PD, potential difference, without any modification, और ज़्यादा वोल्ट मापने के लिए, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम लोग इसको मॉडिफाइड करते हैं। तो क्या है, लार्ज रेजिस्टेंस, अब इस लार्ज रेजिस्टेंस का वैल्यू, अब कितना वोल्ट मापना है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। तो लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड in series to the coil of given galvanometer a large resistance is connected in series to the coil of given galvanometer and the scale is calibrated in volt or fraction of volt. Such device is called क्या चीज, such device is called voltmeter.
इसमें कॉइल के सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस, और आमीटर में क्या है बच्चों, तो पैरेलल में, कॉइल के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा सर्किट हम बता देते हैं, आमीटर का फोटो भी बताते हैं और किसका, वोल्ट मीटर का भी। तो थोड़ा सा देख लो बच्चों, सर्कुलर स्केल है ना, पॉइंटर होगा, यहाँ 0 मार्किंग यहीं से स्टार्ट होगा, 0 1 है ना, 2 3 इस तरह से ब्रांचिंग किया हुआ रहेगा एम्पियर वाला में। इस तरह से हम लोग सर्किट दिखाए थे बच्चा। ये नॉर्थ पोल, और इसी तरह से आगे बढ़ा के यह क्या मेरा बच्चा, स्ट्रॉन्ग साउथ पोल था, दिस मच, और इंडिकेटर था इस तरह से पॉइंटर। यह कॉइल को रिप्रेजेंट करता है, स्प्रिंग को मैं दिखाया था इस तरह से, हेयर स्प्रिंग बोले थे, हेयर स्प्रिंग। इसका 2 टर्मिनल होता था इस तार का, है ना, इसके बीच में, इसके ये टर्मिनल लिखते थे, और इसके पैरेलल में क्या करते हैं, शंट जोड़ देते हैं। यहाँ दिखा रहे हैं, यह मिली एम्पियर वाला होगा, एम्पियर वाला होगा, स्केल कैलिब्रेटेड होगा। यह किसका है बच्चों, तो आमीटर का है। तो इतना डिवाइस के बारे में, और इसी में क्या करेंगे, इस टर्मिनल के सीरीज में क्या कर देना है हमको, रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस, तो वह वोल्ट मीटर, और स्केल कैलिब्रेटेड होगा वोल्ट में, मिली वोल्ट में, इस तरह से बात करेंगे। तो ये छोटा सा फोटो बता दिए, और इसमें यह सॉफ्ट आयरन कोर होता था, ये था, और यह सिलेंड्रिकल पोल स्ट्रक्चर बताए हैं। इस तरह की बात करते हैं मेरा बच्चा का है। यह स्केल कैलिब्रेटेड है किस में, एम्पियर में। अब इसी में क्या करेंगे, मॉडिफाइड कर देते हैं इसी फिगर में। हम दोबारा फिगर नहीं बनाने जा रहे हैं, यह पहला फिगर बन चुका है, आपका हो चुका है। और यहाँ वोल्ट मीटर लिख देंगे मेरा बच्चा, और वोल्ट मीटर में क्या करना है, ये 2 पॉइंट है, टर्मिनल है, इसके टर्मिनल में क्या कर दिए, रेजिस्टेंस जोड़ दिए सीरीज में, या वोल्ट, बस इतना ही मॉडिफिकेशन है कि सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, हाई रेजिस्टेंस बोलेंगे तो वह किस में कन्वर्ट हो जा, वोल्ट मीटर में। और स्केल किस में कैलिब्रेटेड होगा मेरा बच्चा, तो वोल्ट में। या डायरेक्ट रीडिंग देगा, ये अमीटर वाला में एम्पियर में, और मिली एम्पियर में, जिस भाषा में लिखा रहे, मिली एम्पियर ऑर्डर का होगा या एम्पियर का, या जो, तो उस तरह से बात करेंगे। और यहाँ वोल्ट में, मिली वोल्ट में होगा। इस डायरेक्ट एंगल जितना रोटेट करेगा, यहाँ 0 से स्टार्ट है बच्चों, क्लियर। तो इतनी बात समझने का कोशिश करेंगे। और गैल्वेनोमीटर में मिडिल में 0 लेते थे, इधर भी दोनों तरफ डिफ्लेक्शन को दिखाया जा रहा था। तो इतनी बात समझ गया मेरा बच्चा। अब वोल्ट मीटर का भी सर्किट हम छोटा फिगर बता दिए। तो अब इसके आगे हम कन्वर्सन ऑफ अमीटर इनटू क्या चीज़, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर इनटू अमीटर। लेकिन उससे पहले हम कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, जो कितना वोल्ट मापा जाएगा, उसकी बात करने चले। जस्ट यहीं पर देख लिया जाए मेरा बच्चा कि यह गैल्वेनोमीटर था जिसका रेजिस्टेंस G है, इससे करंट जा रहा है IG, और V वोल्ट मापना है। तो इसमें रेजिस्टेंस जोड़े हैं R, क्लियर। और इसको G को हम लोग RG लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन और यहाँ से इतने, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। तो V बराबर मेरा बच्चा क्या होगा, IG इंटू G प्लस R। सीरीज में है, इसका रेजिस्टेंस G, जिसको RG भी लिख सकते हो, G प्लस R हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसके बीच में। तो क्या हो गया, V बाई IG बराबर G प्लस R। तो R बराबर क्या लिखाएगा मेरा बच्चा, V बाई IG अब माइनस क्या चीज़ G, दिस मच। V वोल्ट मापने के लिए गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस G है, उसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो दिस मच।
तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट IG दिया रहे, V दिया रहे, G दिया है ना, तो आप R निकाल सकते हो, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, कितना रेंज का वोल्ट मीटर आपको बनाना है गैल्वेनोमीटर से। और दूसरा है क्या, वोल्ट मीटर दिया हुआ है, अब उसके 10 वोल्ट है, मान लो 1000 वोल्ट मापना है, तो उसके रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करना है, कितना टाइम्स रेंज बढ़ाना है, उसके हिसाब से सीरीज में उस गिवन वोल्ट मीटर के सीरीज में और क्या होगा रेजिस्टेंस। तो गिवन वोल्ट मीटर के सीरीज में क्या बोला तो वोल्ट मीटर के कॉइल के सीरीज में क्या है, हम लोग लार्ज रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अभी सामने में भी फिगर बना हुआ है मेरा बच्चा, तो कॉइल के सीरीज में हम लोग क्या किए हैं, रेजिस्टेंस जोड़े, यहाँ यस दिखा दिए हैं, है ना, और ये यहाँ इस तरह से बात करनी है बच्चों। तो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़िएगा तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा, और वोल्ट मीटर के सीरीज में और लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो उसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो उन सारे पॉइंट को अब आइडियल वोल्ट मीटर की बात है ना हम बता दें फिर से, तो 2 लाइन लिखा देते हैं, है ना। चलिए पहले इसको मिटा लें। बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर is taken as infinity, but in practice voltmeter is very large resistance device, due to its large resistance, it is always connected in parallel, है ना, it is always connected in parallel, across which potential difference is to be measured। जिस 2 पॉइंट के बीच में, चाहे जिस एलिमेंट के बीच में निकालना है, उसके पैरेलल में क्या करोगे, वोल्ट मीटर जोड़ोगे। तो ये एक चीज़ हो गया, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, अति कनेक्ट करेंगे। और दूसरा है क्या, एन आमीटर इज कन्वर्टेड इनटू voltmeter by connecting large resistance in series to it। इट बोले तो अमीटर के कॉइल के सीरीज में क्या करेंगे, लार्ज रेजिस्टेंस। और उसी तरह की भाषा होगी क्या, ए वोल्ट मीटर is converted into ammeter by connecting है ना, पहले an ammeter is converted into voltmeter by connecting large resistance in series to it। और दूसरे में ए वोल्टमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको बार बार हम लोग शंट बोले, ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू इट। तो इस तरह की बात को है। अब हाउ वी इंक्रीज द रेंज, तो फिर उसी तरह की भाषा यहाँ पर जोड़ लें आप, है ना, यहीं लिख देते हैं। The range of voltmeter is increased by connecting suitable large resistance in parallel to given
पैरेलल टू कॉइल ऑफ गिवन वोल्ट मीटर। अगर मान लो n टाइम्स रेंज बढ़ाना है तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू हम जिसको वहाँ यहाँ पर S से लिखने जा रहे हैं, तो S हम जो दिखाते हैं S बराबर G इंटू n माइनस वन, वेयर G इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वोल्ट मीटर। इफ G बराबर रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वोल्ट मीटर, n बराबर रेंज बाई विच, चाहे n इज द क्या, n बराबर v डैश बट्टा v, n टाइम्स क्या हो गया, यह v डैश न्यू रेंज है, न्यू रेंज बाई क्या बोले, न्यू रेंज बाई गिवन रेंज। 0 से v वोल्ट तक माप रहा, अब v 0 से v डैश मापना है तो क्या हो गया, गिवन रेंज। इसको लिखने का तरीका फॉर्मूला बता देना है मेरा बच्चा, तो पहले इसको थोड़ा मिटा ले, यहीं पर हम एस्टेब्लिश कर देते हैं। इफ G बराबर रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वोल्ट मीटर है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस देखे थे, अभी G लिख दिए रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वोल्ट मीटर, और IG बराबर करंट थ्रू द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो पहला बार में V बराबर क्या लिखोगे, जो पहले से था जितना वोल्ट माप सकता है, तो VG बराबर IG इंटू जी, एंड V डैश बराबर IG इंटू जी प्लस S। S इज व्हाट, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है ना, जिसको सीरीज में जोड़ोगे, ये अमीटर वाला में शंट था, वोल्ट पैरेलल में जोड़ते थे, यहाँ सीरीज में जोड़ना है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस प्लस है ना जो रेजिस्टेंस जोड़े हो, तो S, तो क्या होगा IG इंटू जी प्लस S। तो हेयर क्या चीज़, V डैश बाई V, n बराबर V डैश बट्टा V, और V डैश के जगह मेरा बच्चा IG इंटू जी प्लस S, और बाई क्या चीज़ IG इंटू जी, तो क्या IG कौन, G प्लस S बाई G, कितना लिखोगे बच्चों, n इंटू जी बराबर G प्लस S, S बराबर G इंटू n माइनस वन। यह डायरेक्ट है कि रेंज ऑफ वोल्ट मीटर को हम n टाइम्स बढ़ाना है। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस G है, तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो सीरीज में जोड़ोगे लार्ज रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू क्या होगा, तो G इंटू n माइनस वन। तो ये चीज़ पॉइंट सब आपको रेडीमेड याद रहेगा, डायरेक्ट रट्टा मारना है, इसको DR लिखते हैं हम, डायरेक्ट रट्टा मारने वाली बात। तो ये समझ में आ रहा बच्चों सब, तो इसको बढ़ाते चलते थोड़ा। तो हम वोल्ट मीटर की बात किए, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लार्ज होगा, और उसको ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जिसके अक्रॉस हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। तो वोल्ट मीटर से आमीटर, आमीटर से वोल्ट मीटर, और गैल्वेनोमीटर से आमीटर, और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर, सब केस आप समझ गए। अब थोड़ी सी बात हम लोग तो जो सिखाना चाह रहे थोड़ी सी है ना, मैं बोला थोड़ी सी बात ये बताना है कि जो वोल्ट मीटर है, जितना एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस होगा या किसी दो पॉइंट के बीच में होगा बच्चों, उससे मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ट्रू वैल्यू ज़्यादा और मेजर्ड वैल्यू कम, ड्यू टू क्या चीज़, वोल्ट मीटर। और उसमें क्या था, पोटेंशियोमीटर, उसमें बोले तो पोटेंशियोमीटर ट्रू वैल्यू एकदम देता था पोटेंशियल डिफरेंस का, तो उसको आइडियल वोल्ट मीटर में बोला पोटेंशियोमीटर को, आपको याद होना चाहिए। तो क्या है, इन केस ऑफ वोल्ट मीटर
measured value of potential difference V dash बोले is always less than the true value of potential difference V across any circuit element or between any 2 points. इस तरह की बात है, मान लो बैटरी लगा हुआ है मेरा बच्चा EMF और दो रेजिस्टेंस है R1 और क्या चीज़ R2। अब इसके क्रॉस मान लो है ना, कोई वोल्ट मीटर नहीं जोड़ रहे, लेकिन वोल्ट कितना है तो V है ना, ट्रू वैल्यू है यह V जो है सो क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है। अब दूसरे केस में इसको मापना है वोल्ट मीटर की सहायता से। EMF E वही सर्किट है, यहाँ रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, R1 और इसके क्रॉस वोल्ट मीटर दिखाते हैं, है ना। इसको V1 बोला जाए, V वोल्ट मीटर के लिए लिखे R1 और इसके क्रॉस R2, ये रेजिस्टेंस सॉरी R2 है। तो इस तरह यही सर्किट है, लेकिन वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में जोड़ दिए, तो इसका मेजर्ड वैल्यू जो हुआ V1 डैश आया, V1 डैश है ना, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग। तो हेयर V1 डैश इज व्हाट, लेस देन क्या चीज़ V1, तो V1 डैश हो गया मेजर्ड वैल्यू और यह ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ लिखा जाएगा हेयर V1 डैश लेस देन क्या चीज़ V1, है ना, मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन क्या चीज़, ट्रू वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर की बात समझे थोड़ा थोड़ा, है ना। अब मैं थोड़ा सा 2-4 लाइन में ख़त्म करता हूँ क्या चीज़, एक डिवाइस जो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है मेरा बच्चा, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, उसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। क्लियर। पहले के दौर में पोस्ट ऑफिस में क्या होता था, इसका इस्तेमाल होता था। अब तो पोस्ट ऑफिस सब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, डिजिटल दौर में चला आया है, तो अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स इस सब का उतना इस आउट ऑफ मतलब अप टू डेट चीज़ नहीं रहा, तो लेकिन तब भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए किसका, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मैं 2-4 लाइन पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ बच्चा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स बच्चों, इट इज़ यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। सब मेजरिंग डिवाइस बोले अननोन रेजिस्टेंस, इससे पहले मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर बताए थे। इट इज़ यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। इट इज़ प्रैक्टिकल चाहिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द principle of balanced condition of Wheatstone bridge. इट इज़ उस ज़माने की ही भाषा लिखी जा रही है ना। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन क्या चीज़, पोस्ट ऑफिस एंड इट हैज़ शेप ऑफ बॉक्स। 10 अब इसे प्रैक्टिकल रूम में जाओगे देखोगे तभी पता चलेगा। 10 इट इज़ नेम्ड एज क्या चीज़, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, PO बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्लियर। अब एक छोटा सा फोटो बना देते हैं इसका, है ना। पूरा सर्किट तो नहीं, लेकिन सिंपल सर्किट बता के हम बताते जा रहे हैं।
व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही सर्किट में दिखा देता हूँ। ये सेकेंड स्टेप है जिसको पहले मैं लिख रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस P, दूसरा रेजिस्टेंस Q, थर्ड रेजिस्टेंस या फोर्थ रेजिस्टेंस लेते थे। इसके बीच में गैल्वेनोमीटर में लिखाता था या की होता था, है ना। इसके बीच में बैटरी और की लेते थे बच्चों। इसको K1 और इसको K2 मान लिया जाए, जॉकी भी बोलते थे। यहाँ A से B, B से C और D, A और D के बीच में यह A और D के बीच में रेजिस्टेंस क्या चीज़ है ना, R। D और C के बीच में X, यह अननोन रेजिस्टेंस, इसी को फाइंड आउट करना है। और ये C था और इसके बीच में क्या चीज़। तो अब इसका सर्किट, ये तो सिंपल सर्किट बताए किसका, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का है, लेकिन उसी को पोस्ट ऑफिस बॉक्स में क्या स्ट्रक्चर होता है। तो मेरा बच्चा इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय लग जाएगा। चलिए, यह पॉइंट A ले लेंगे, यह पॉइंट क्या चीज़ B, और फिर इसी तरह से यह बॉक्स है, गैप है, इसमें नॉब रहता है। जितना रेजिस्टेंस क्या करना है, इंसर्ट करना है, उस नॉब को निकाल लेंगे, मार्किंग रहता है इसमें। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए फिगर को हम फिर है ना बना देते हैं, तब आपको दिखाते हैं। बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस बॉक्स का। ये सब गैप है, इसमें बोलता है 10 ओम, इसमें 100 ओम है ना, और इसमें 1000 ओम। इसी तरह यहाँ भी 10 ओम, 100 ओम और 1000 ओम है ना। इसमें नॉब रहेगा, और उस नॉब को अगर हम 10 ओम बोला, नॉब को बाहर कर रहे हैं तो P का वैल्यू क्या होगा, 10 ओम। इसमें 100 ओम वाले को बाहर कर रहे हो, मतलब इस नॉब को, तो इसमें इस आर्म्स में BC आर्म्स में है ना, AB आर्म और BC आर्म, दो आर्म यहाँ पहले बना रखे हैं। A से B के बीच में P रेजिस्टेंस, B से C के बीच में Q रेजिस्टेंस, और यहाँ से यह अलग अलग 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, इस तरह से 5000 ओम। R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे भाई, 1 ओम टू 1005 है ना, 1 to 5000 ओम। जनरली जो अपने लोग के प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होगा वो उस तरह का चीज़ होगा। इसमें 1 ओम 2 ओम, जिस नॉब को बाहर करो वहाँ पर उतना रेजिस्टेंस मार्क रहेगा, वो आपका R का वैल्यू दे देगा। और X है अननोन रेजिस्टेंस, किसके बीच में, C और D के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है। अब क्या है, A और C के बीच में मेरा बच्चा, A और C के बीच में बैटरी और Q1, तो उसी को सिंपल इस तरह से दिखा दिए। और फिर B और किसके बीच में, D के बीच में गैल्वेनोमीटर और की K2, तो गैल्वेनोमीटर G और की K2 को B और D के बीच में दिखाएं। अननोन रेजिस्टेंस है बच्चों X। अब इसमें से हम लोग पार्टिकुलर कोई दो वैल्यू ले लेंगे, P और Q का, और R का वैल्यू को क्या करते रहेंगे, चेंज करके देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की को क्लोज करेंगे है ना। तो पहले उस की को क्लोज करते हैं, तो अब इस की को क्लोज करते हैं ना। और वहाँ पर है ना इंडक्शन की, इंड्यूस्ड की करंट की बात होगी, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस की को क्लोज करेंगे और इसको है ना बाद में क्लोज करेंगे। जो भी है, आपको सिंपल सा बात समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो बैलेंस कंडीशन प्राप्त करने के लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लें, तो X का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन क्या पढ़े हो बच्चों, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P/Q इक्वल टू R/X। तो X बराबर वाट है ना, इस फिगर में P/Q बराबर R/X। तो X बराबर
R इंटू क्यू बाई पी। इसका वैल्यू अगर हम लोग को क्यू और पी, तो इसमें जितना हम चाहें उतना रख सकते हैं पी और क्यू की जगह, तो देख लेंगे। और इसमें सूटेबल रेजिस्टेंस दिखाना, पुट करना है, मतलब उस नॉब को पार्टिकुलर अलग अलग नॉब में जब डिफ्लेक्शन क्या हो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वह बैलेंस्ड कंडीशन का वैल्यू कंडीशन देगा, बैलेंस कंडीशन देगा, और एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आर का वैल्यू पुट करके। तो अननोन रेजिस्टेंस मापने का डिवाइस है मेरा बच्चा, क्लियर। अब मान लो इसमें हम 10 ओम दिए, इसमें भी 10 ओम दिए, तो रेशियो क्या हो गया 1:10/10। ये अननोन रेजिस्टेंस है बच्चों, और इसमें हम रेजिस्टेंस डाल रहे हैं 3 ओम, तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। 4 ओम डाल रहे हैं, वो 4 ओम वाला में डाल रहे हैं, 4 ओम रेजिस्टेंस डाले हैं, उस नॉब को बाहर किए, तो क्या दिखा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या है, 3 और 4 के बीच में इसका क्या है ना भाई, 3 और 4 के ओम क्या, तो यह क्या हो गया, पहले 10:10 है तो 1 है, तो इसका 3 और 4 के बीच में है, तो x का भी वैल्यू क्या होगा 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 और 4 वाला आपका ऑप्शन दिया रहेगा, एक ही ऑप्शन है ना, उसमें 3 और 4 के बीच का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, और 2-3 होगा तब तो चेक करना पड़ेगा, पूरा एक्यूरेट निकालना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली इस केसेस में, और क्वेश्चन तो यही बन जाता है क्या है कि अननोन रेजिस्टेंस को किसके बीच में, फिगर दिया रहेगा इसका इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स का, और कहेगा अननोन रेजिस्टेंस को किसके बीच में हम लोग जोड़ेंगे, तो ए बिटवीन सी एंड डी। अब उस क्वेश्चन में पेपर में क्या मार्किंग है उसके हिसाब से आंसर दोगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, तो इस सब का इसका वैल्यू अपने मनमाफिक रखो, तो बराबर बराबर रख लेंगे तो सुविधा हो जाता है। और या 10 ओम रखें यार, इसको हम लोग क्या करते हैं 100 ओम रख दें, तो वैल्यू P/Q का 1/10 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग R का वैल्यू इस तरह डालें कि X का वैल्यू निकल जाएगा। बैलेंस्ड कंडीशन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यह पोस्ट ऑफिस बॉक्स था। अब इससे रिलेटेड सवाल, मैं लेक्चर लंबा हो गया थोड़ा, तो अगले लेक्चर में मैं फिर सवाल भी बताने का कोशिश करूँगा, और कुछ सवाल इससे रिलेटेड अमीटर, वोल्ट मीटर और क्या चीज़, पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो इतना ही है, बेसिक बात है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड 2-4 सवाल और मैं लेकर आऊँगा अगले लेक्चर में, और तब कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटेंस और ये सब की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स का सेकंड पार्ट बोलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को अपना पढ़े हुए हैं उसको फिर से रिवाइज़ करेंगे हम। आप सवाल बनाने, आपका ड्यूटी है एससी वर्मा सब में से क्या करना है, सवाल सब आपको खूब ढेर सारा बनाते चलना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में समाप्त कर दिया एक तरह से भाषा। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी भाषा में अगर समाप्त किया, हम टीचर बोल रहे हैं तो आपके लिए आप वो दरवाज़ा खुला, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को बनाना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉब्लम का दौर आप स्टार्ट कर लीजिए। आप इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कैपेसिटर पढ़ लेने के बाद फिर एक बार इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा, है ना, मिला लेंगे हम लोग, कुलम्ब ये सब को मिलाते हुए चलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल ये सब फिर से रिवाइज करते रहना है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का अभी टोटल 15 लेक्चर हो चुका, तब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम अगले लेक्चर में मैं बताते हुए अगले लेक्चर में कैपेसिटर की बात करना शुरू करूँगा मैं बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को रिवाइज करेंगे बच्चों, घर पर रह के आपको पढ़ते रहना है पॉजिटिव। देखो यार, वीडियो सब लंबा होता है, उसका आप थक जाओ तो जहाँ थको वहीं रोक दो, इस सुविधा है इस पढ़ाई में, ठीक है। अब टीचर को कहोगे सर पीछे से चलिए तो फिर पढ़ाइए तो दिक्कत है टीचर को, लेकिन इसमें तो बड़ा सुविधा है, जब आप थक जाइए उसको पीछे ले जाइए। वीडियो बड़ा है या छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना छोटा करते रहिए, जब मूड ठीक हो तो वहाँ से फिर शुरू कर दीजिए। कलम कागज़ लेके काम करने का कोशिश कीजिए। तो इस दौर में पढ़ाई थोड़ा रूप बदल गया है पढ़ाई का, तो आपको अपने स्टाइल को भी चेंज करना होगा, और पॉजिटिव सोच के साथ, मैं बार बार बोलता हूँ, पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो जो भी विपरीत अभी परिस्थिति है उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ाई हर जगह अलग अलग टीचर चाहे अलग अलग जगह से आपको मिल रहा है, जहाँ आप समझ रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं जुड़ते चले जाइए, और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए घर पर, ठीक है। ठीक, अपने घर में आपस में गार्जियंस के साथ, बच्चे, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन, सब के साथ आपस में मिलजुल के पढ़ाई, है ना, माहौल को ठीक रखते हुए पढ़ना है आपको। तो पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ना है बच्चों, है ना, आगे बढ़ते चलना है। तो अगले लेक्चर में फिर से मैं
नए चीज़ों को लेकर आऊँगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक मैं समाप्त कर रहा हूँ बच्चों।